अच्छा, अब हम लोग का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आप सब सांस थाम लो और धीरे धीरे सांस लो। गाना गाओ, सांस आती है सांस जाती है। ओके चलो ठीक है। सुनो, मैंने यहाँ पे पहली बात तो ये कि कुलम्ब्स लॉ में बताने वाला हूँ। कुलम्ब्स लॉ क्योंकि चैप्टर का बेस है, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ पूरे में यूज होगा इस चैप्टर में आगे, और यहाँ पर से प्योर फिजिक्स स्टार्ट होगा, प्योर इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होगा, मैंने क्या ओरिजिनल इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। अब कुलम्ब्स लॉ क्या है, अगर ग्रेविटेशन तुम पढ़ के आओ तो तुमको बहुत मजा आएगा, नहीं पढ़ के आए हो तो और भी मजा आएगा, क्योंकि हम बताएंगे अभी पूरा डिटेल से, ठीक है। सुनो, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, क्या लिखा है कि कुलम्ब्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है, क्या बताओ। तो लिमिटेशंस क्यों लिख दिया मैंने, पहले मुझे कुलम्ब्स लॉ लिखना था, तो पहले कुलम्ब्स लॉ समझ लेते हैं, उसका लिमिटेशंस भी आ जाएंगे। बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड के लिए। आप सुनो, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अब मैं बताता हूँ कुलम्ब्स लॉ क्या है। तो एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1, क्या है बताओ। एक पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। क्या समझ आया। मैं क्या करूँ, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, मुझे कैपिटल लिखना अच्छा लगता है। क्या Q1 Q2, कैपिटल में थोड़ा सा, छोटे वाले में थोड़ा सा दिक्कत, तो ए बी सी ए लगता है, कंफ्यूजन रहता है। चलो Q और Q2 दो चार्ज है, इन दो, ये दो पॉइंट चार्ज है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं पॉइंट मास, उसमें यहाँ पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज, बिंदु चार्ज, भाई कंसेप्ट वही है कि पॉइंट चार्ज का मतलब यही होता है कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो उस बॉडी के, जिस बॉडी पे चार्ज है उस बॉडी के साइज से बहुत ज्यादा है। मान दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा हो, उसके साइज के, जिस चार्ज बॉडी पे चार्ज है उसके साइज से बहुत बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं, उस बॉडी को बोलते हैं पॉइंट मास, लेकिन चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या समझ आ गया, अरे समझे नहीं, इसे बताया हुआ है। तो पॉइंट चार्ज, तो कुलम्ब्स लॉ में हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, और कुलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं कि चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं। किस पे रखते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर था तभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मैंने बोला था ना, मैंने चार्ज जब रेस्ट में होता है तब स्टडी करते हैं। ओके, क्या समझ आया। तो ये दोनों चार्ज रेस्ट में है, किसमें बाबू, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला क्या कि जो कुलम्ब्स लॉ है ना, वो केवल, कुलम्ब्स लॉ क्या है वो आगे बढ़ते हैं, ओके। वो केवल पॉइंट चार्जेस पे लगता है। किस पे लगता है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ये 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि ये जो नियम है, ये नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। दूसरा, इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। वो दुकान वाला नहीं, स्टेशनरी वाला दुकान, ये रुका हुआ चार्जेस है, मैंने जब चार्ज रेस्ट में हो तभी ये कुलम्ब्स लॉ तुम लगा। हाँ, एक खास बात मैं बता देता हूँ कि कुलम्ब्स लॉ लगाने के लिए दोनों चार्ज का रेस्ट में होना कोई जरूरी, अगर एक चार्ज रेस्ट में है दूसरा चार्ज मोशन में, तब भी कुलम्ब्स लॉ लागू हो जाता है, ओके। या दोनों चार्ज रेस्ट में तब भी, लेकिन दोनों चार्ज अगर मोशन में है तो कुलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते हो। अब क्यों, सब आगे समझाओगे धीरे धीरे, ओके। इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। और दूसरी बात, अगर दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक अगर हो, तो तुम कुलम्ब्स लॉ को लगा सकते हो। यानी कि ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। दिस मीन दैट मीन्स जो कुलम्ब्स लॉ का जो फोर्स आएगा, कुलम्ब्स फोर्स जो आएगा, वो फोर्स हमेशा लॉन्ग रेंज आउट का फोर्स होगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है, बहुत लंबी दूरी तक के लिए ये फोर्स लगता है, लेकिन बहुत कम दूरी तक के लिए भी लगता है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब एक चीज समझना जरूरी है कि ये डिस्टेंस बहुत कम है। आई जानते हो कि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है, पता है तुमको। न्यूक्लियर एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस करीब करीब कितना होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर पढ़े हो इतना बहुत, अरे समझो ना। न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियर में तुम चले जाओगे, ओके, न्यूक्लियर में ये इससे भी कम दूरी ले लोगे, इससे भी कम डिस्टेंस लोगे, तो फिर कुलम्ब्स लॉ वैलिड। याद ना बात को कि 10⁻⁻16 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर, बताओ ये इससे भी कम है कि इससे ज्यादा है, ये बड़ा है कि बड़ा है, बताओ। ये बहुत कम है, इससे भी कम है, तो इस केस में कुलम्ब्स लॉ लागू वैलिड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले मैंने लिमिटेशंस लिख दिया कि कुलम्ब्स लॉ के क्या लिमिटेशंस है, क्या सीमाएं हैं, सीमा ही है, ओके, ये बाउंड्री है। क्लियर हो गया। तो कुलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, कुलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। माने बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है, जब दो आवेश के बीच की दूरी उसके साइज से बहुत बड़ी हो तो उसको बिंदु आवेश मान लिया जाता है, ठीक है, पॉइंट चार्जेस। और स्टेशनरी चार्जेस स्थिर चार्ज बोल सकते हो, स्थिर मतलब रुका हुआ, ओके। तो ये स्थिर आवेश के लिए लागू होती है। और उसका ये जो नियम है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का फोर्स बनाता है, ओके, ये दूरी, इतना दूरी से लेकर इतना दूरी तक के लिए लागू होता है। क्या समझ आया, इससे कम दूरी के लिए वैलिड है ये, ओके। इससे इतना सब ज्यादा दूरी तो होगा ही नहीं, ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब सुनो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जैसे ग्रेविटेशन लॉ पढ़े हैं ना, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग सकता है,
मैंने बताया था तुम लोग को, याद होगा, बोलो। पॉजिटिव 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 कैसा होगा, यू नो ना, कहाँ पढ़े थे इसको, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, रिपल्सन होगा क्या, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो तब भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, पता है तुमको, याद है कि नहीं है? ओके चलो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगा, याद है कि नहीं है? अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, like charges repel, unlike charges will attract. Okay, you know very well from the beginning class. Okay, तो मैं स्टार्टिंग में मैंने ये सब बताया था। अब बताओ, चार्जेस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है, अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है। ये तो तय हो गया कि फोर्स लगता है, ये हमने पूरे बेसिक से पढ़ते आए हैं। ओके, दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन भी लग सकता है और अट्रैक्शन भी लग सकता है। क्लियर हो गया? दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन, दोनों चार्ज नेगेटिव होगा तो रिपल्सन, लेकिन दोनों चार्ज में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन। तो कितना, अब बताओ, ये तो क्लियर है कि फोर्स कौन लगेगा, चार्ज का नेचर देखकर तुम बता सकते हो, नेचर मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, लेकिन फोर्स कितना लगेगा, बोलो फोर्स कितना लगेगा सर, किस बात पे डिपेंड करेगा, माने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना लगेगा सर, 10 न्यूटन लगेगा कि 20 न्यूटन लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा, वो किस बात पे निर्भर करेगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम हमेशा अट्रैक्शन की बात करेंगे, मास के बीच में हमेशा अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पर तो चार्ज है, लॉ लेकिन एकदम सिमिलर है उससे। ओके, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो कूलम्ब्स लॉ में जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज है, मान लो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, मान लो ये चार्ज, मान लो कि ये 1 कूलम है, ये 0.1 कूलम है, एक बार मैंने ले लिया इसको 1 कूलम है, इसको ले लिया 2 कूलम, तो जितना ज्यादा कुल मैग्नीट्यूड बढ़ेगा चार्ज, फोर्स भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड जितना कम होगा फोर्स भी, कॉमन सेंस लगाना है। तो पहला नियम तो ये हो गया कि मान लो कि इन दोनों के बीच का, मान लो कि इन दोनों को मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन, क्या लगेगा लोग, क्या समझाया आपको? तो ये रिपल्सन जो लिया मैंने, ये रिपल्सन जो लिया, ये Q1 लगा रहा है Q2 पे, Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो मैं लिख रहा हूँ 2 1, नाम क्या दे दूं इसका, 2 1 क्यों दे दिया इसका, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 रिपेल कर रहा है उसको, 1 ई कर रहा है कि हम तुमको उधर धक्का मारेंगे, ई कर रहा है कि हम तुमको इधर धक्का मारेंगे, मैं तुमसे नाराज चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या बुझ रहे हो? हाँ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, सॉरी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कोई दिक्कत, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, जितना ये फोर्स लगा उतना फोर्स वो लगाएगा, क्योंकि ये अब एक्शन रिएक्शन पेयर है, दो डिफरेंट बॉडी में लग रहा है, ये लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ये फोर्स लग रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ओके, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिख देता हूँ, F, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ओके, अब यहाँ रिपल्सन दिखा दिया, अट्रैक्शन भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला चार्ज दिखा दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की, हाँ बाद में बात कर लेंगे, वो तो बता दिया मैंने, एक पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, मैंने एग्जांपल लेके तुमको ये फिगर बनाया है, इसके बीच की डिस्टेंस का मान लो और सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस बोलो, सेपरेशन बोलो, दूरी बोलो, समान है। ओके, तो डिस्टेंस आ रहा है। अब बताओ, चार्ज दोनों के बीच में जो मैग्नीट्यूड फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा तो फोर्स बड़ा लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा, और मैग्नीट्यूड कम होगा चार्ज का तो फोर्स कम लगेगा, यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो बोल सकते हो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, बस इतना बोल सकते हो, Q1 Q2, कोई दिक्कत क्या? मास वाला एग्जांपल है पढ़े थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन पढ़ गए थे, चलो उसका नहीं दिख रहा क्या, सो सैड, सदमा आ गया मुझे, रहने दो, उसके बाद फोर्स एंड में लिख रहा हूँ। ओके ओके, चलो सुनो, तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, दोनों बॉडी के, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और उसके अलावा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मैं मैग्नीट्यूड के लिए मोड लगा दूं क्या? मोड लगाने से क्या खुल्लम खुल्ला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बात, कि प्लस माइनस का टेंशन रहेगा नहीं। कहो सर मोड तो लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, आप स्केलर क्वांटिटी पे खाए लगा दिए कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, और तो मैं केवल अभी नंबर की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात तो सही में इसकी सिर्फ केवल वेक्टर के लिए यूज होता है, लेकिन मोड लगा दे रहा हूँ, तो तुम भी कहोगे सर काहे कॉम्प्लिकेट कर रहा है, रहने दीजिए ना,
आप ऑलरेडी प्लस ले चुके हैं, चलो हटाओ, टेंशन खत्म करते हैं। क्या खुश? कोई दिक्कत किसी को? तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्लियर हो गया? और दूसरी बात किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा? बचपन से आए हो, जितना कम दूरी रहेगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, जितनी दूरी बढ़ेगी फोर्स उतना कमेगी। लेकिन ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया, लेकिन भाई कंसेप्ट वही है, स्क्वायर वाला कंसेप्ट। ओके, कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था तो वहां पर खुल्लम खुल्ला बताया था, कहा था कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे डिस्टेंस के साथ फोर्स का, मैंने बोला भी था, लेकिन तुम लोग को उस टाइम यकीन नहीं हुआ था, है ना, कि कहा था कि मैंने कि जो ग्रेविटेशन पढ़ लेगा उसको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चलो फिर भी हम अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर दोबारा करेंगे एक्सप्लेन, मुझे पता है क्योंकि मुझे कीड़ा काटे हुआ है। ओके समझ आया? तो इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आकाश ध्यान दो, अभी दोनों को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन कर दो। क्या होगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। किसी दिक्कत है? किसी दिक्कत है? चलो अब क्या करेंगे? सुनो सब बच्चा, सब बच्चा सुनो, क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, मैं कांस्टेंट लगा रहा हूं। ओके, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूं बच्चा। क्या कर रहा हूं? कहो से R स्क्वायर का मतलब क्या बताता हूं, चिंता मत करो, ये तो क्लियर है, यही है तुम्हारा फॉर्मूला। ओके, के को कहते हैं कूलम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा? क्या आकाश दिख रहा है नीचे? आकाश दिख रही है? आकाश सॉरी दिख रहा है, सॉरी, कूलम्स कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट, एंड विच डिपेंड्स, मैं लिख रहा हूं डिपेंड्स ऑन, ये बहुत आगे लिखता हूं, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड द सिस्टम, एंड द सिस्टम बोलो, लिख देता हूं। सबका मतलब अभी समझा, कोई चिंता नहीं करो। एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट चूजिंग, सिस्टम ऑफ यूनिट चूजिंग बोलो, वी चूजिंग। ओके रहने दो, समझाता हूँ क्या होता है ये, चिंता नहीं करो। एंड के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बोलो यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो ना बच्चा, पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, नीचे लिख देता हूँ, नीचे है ना जगह आकाश? नहीं होगा, कोई बात नहीं, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस, वैक्यूम भी बोल सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, अभी मैं समझा रहा हूं, चिंता नहीं करो। देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड किस किस बात पर डिपेंड करेगा उसकी बात करता है, जैसे लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मास की बात करते हैं, यहाँ चार्ज की बात करते हैं, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे। ठीक है, अब दो चार्ज है, पॉजिटिव मैंने एग्जांपल ले लिया, रिपल्शन हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों ओके दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाएगा। ठीक है, चलो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा चार्ज के वैल्यू पे, चार्ज के न्यूमेरिकल वैल्यू पे एंड डिस्टेंस पे। चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, ओके, फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। डिस्टेंस जितना कम होगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फोर्स उतनी वीक होती जाएगी। क्या समझ आ गया? एंड दिस इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। विद डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस घटने से फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटेगा, ये बात तो तय है, लेकिन स्क्वायर में बढ़ेगा। क्या में बढ़ेगा? इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या करो तुम लोग पहले, और के का कहानी लिख दी सर, इतना जो लैंग्वेज लिखे है, एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसमें कोई भी फालतू बात नहीं है, छोड़ोगे तो बहुत ये सब बात तुम्हारा नॉलेज तुम्हारा क्लियर करेगा, डिसाइड करेगा। पहली बात क्यू का बोलेंगे, कूलम कांस्टेंट क्या बोलेंगे, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, फॉर्मूला का मास का, इस ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? F = G m1 m2 बाय r स्क्वायर, फॉर्मूला जस्ट लाइक दैट है कि नहीं, सेम है कि नहीं है? अब जो G है, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, याद है?
इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्यों करता है? क्योंकि जी कभी भी किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था, मैंने लिखाया भी था। लेकिन ये जो के महाराज है ना, ये चार्ज के बीच का जो फोर्स का जो कांस्टेंट है ना, ये महाराज मीडियम पे डिपेंड। अरे यार, इस दो चार्ज को हम अगर हवा में रख देंगे और पानी में रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, मीडियम में डिपेंड करता है। पहली बात तो ये मीडियम में डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कौन से सिस्टम में तुम बात कर रहे हो, कौन से सिस्टम में बात करो, सिस्टम के यूनिट पे भी ये डिपेंड करता है। हाँ, तो ये बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल से अभी लिखते हैं, चिंता नहीं करो। के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है एयर के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। एयर बोले, फ्री स्पेस बोले या वैक्यूम बोले? वैक्यूम, फ्री स्पेस वैक्यूम को बोलते हैं, निर्वात, जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए के की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। बहुत आसान वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं मत लेना। ये फोर्स बहुत, ये वैल्यू बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बताओ। जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू बताओ कितनी होती है? बहुत कम वैल्यू, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा वैल्यू है? बहुत कम वैल्यू ना। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है। क्या होता है? लेकिन इसका देखो तो वैल्यू कितना, ऐसे नहीं बोलो, बहुत बड़ा वैल्यू है। थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलना चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग फोर्स है ना, इसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत गुना बड़ा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कैसे होता है, कितना गुना स्ट्रांग होता है, उस सब अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अभी करने वाले हैं। पेशेंस रखो। तो बोले बताओ, ये बोले बताओ, मैं बता रहा हूं अभी। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा चार्जेस के प्रोडक्ट पे, बोलो, और उसके बीच के डिस्टेंस पे। फोर्स बोलो, फोर्स बिटवीन चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द चार्जेस। क्या कोई दिक्कत? अरे समझे? और यहां से तुमको मिला दिया के कूलम कांस्टेंट। के का बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। के का मान मीडियम पे डिपेंड करेगा और सिस्टम पे भी डिपेंड करेगा। सिस्टम पे तो हमेशा डिपेंड करेगा, टेंशन नहीं है। और उसका कुछ बात यहाँ पे मैंने बोला, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन है कि कूलम्स लॉ केवल ये जो फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब कौन चार्जेस हो? पॉइंट चार्ज। किसको बोलते हैं सर? किसको बोलते हैं सर? जब दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, उस चार्ज जिस बॉडी पे चार्ज रखा हो ना, उसका साइज के बहुत बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। यानी कि कूलम्स लॉ तुम्हें एक्सटेंडेड बॉडी पे नहीं लगा सकते हो, एक्सटेंडेड बॉडी पे, बड़ा बॉडी पे नहीं लगा सकते हो। इट इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस ओनली। ये केवल चार्ज जब रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तभी ये लॉ को लगा सकते हो। मैंने ये भी बोला है कि दोनों चार्ज में से अगर एक भी रुका हुआ है तभी तुम लगा सकते हो, ठीक है, चलेगा। लेकिन दोनों अगर मोशन में तो कूलम्स लॉ इट इज वैलिड फॉर द डिस्टेंसेस। ये कम 10 का पावर -15 मीटर से लेकर 10 का 18 मीटर तक के लिए काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर चले जाओगे तो डिस्टेंस 10 का पावर -15 से मीटर से भी कम हो जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये फिर ये लॉ वैलिड नहीं होता है। कैसे में आ गया? तो इसके बारे में डिटेल से बात होगी, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर पर इसको नोट कर लेना साइड से। हम तो कहेंगे पहले ये लिख लो, ये लिख लो, उसके बाद ये बात कूलम्स लॉ को लिखते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो तुम इतना लिख दोगे तो पूरा कहानी, बोलो, सुपर हिट है। क्या है बोलो? कहानी। इसको नोट करो मैंने। चलो ये पॉज करो, चलो सुनो, एक मिनट, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। आवाज बंद करो, यहां से इंपॉर्टेंट बात सुनो। ये तो लिमिटेशन लिख लियो। लिमिटेशन तुम्हारा 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बन सकता है, शॉर्ट टाइम में। ओके, बोर्ड एग्जाम में। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। कूलम्स लॉ तुमको लिखने के लिए बोलेगा एग्जाम में। ओके, क्या बोलेगा बाबू? Q1 Q2 क्या है तुम्हारा? पॉइंट चार्जेस है। एक काम करना, तुम जहां पर कूलम्स लॉ लिखे हो ना, तो वहां पर लिख देना कि Q1 Q2 क्या है? पॉइंट चार्जेस लिख देना। सर क्या Q1, जहां पे फिगर लिखो तो फिगर के बगल में लिख दो, ये क्या है तुम्हारा? पॉइंट चार्जेस। लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखा रहे हम तुमको, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का लिखना है पॉइंट चार्जेस है। कौन चार्जेस है? और आर क्या है बताओ? आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, बिटवीन Q1 एंड Q2। बस खत्म, इतना लिख दो। चलो ठीक है, लेट लिख देना, लेट। चलो हो गया। तो ये तुमको लिख लेना। ये तुमको एग्जाम में अगर पूछा कूलम्स लॉ क्या है, स्टेट एंड कूलम्स लॉ, प्रूफ तो नहीं बोलेगा, स्टेट कूलम्स लॉ। क्या कूलम्स लॉ को लिखिए, क्या है कूलम्स लॉ, व्हाट इज कूलम्स लॉ। तो ये पूरा बात को क्या कर दोगे? लिख दो, बस इतना ही। लैंग्वेज नहीं है कुछ भी, पूरा मैथ है, ठीक है। तो ये लिख दो। लेकिन ये लिखना पड़ेगा ना कि तुम अगर कूलम्स लॉ लिखो तो लिखना पड़ेगा Q1 Q2 जो पॉइंट चार्जेस है, क्योंकि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। दूसरी बात कि पॉइंट चार्जेस और क्या लिख सकते हो? स्टेशनरी चार्जेस लिख देना तुम लोग, या ना लिख कर हो गया। क्या कर दो? रेस्ट में। क्या लिख दोगे? रेस्ट में। दोनों को रेस्ट कर दो, ठीक है। रेस्ट में लिख दे। रेस्ट में दोनों चार्ज क्या चीज में? कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया?
ये भी रेस्ट में और ये भी, तो सारी बातें इसमें आ गई, सारी जानकारी आ गई। चलो अब आ जाए मुद्दे पे आ जाए। अरे हो गया, क्यों अलग से लिख रहा हो, तो वहीं पे लिखो ना जगह जगह, नहीं तो नीचे लिख लो, जगह नहीं तो सुनो, नहीं यहाँ लिखना चाहते हो तो नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखो समझने के लिए। किताब में डेफिनेशन लिखा हुआ है, डिफाइन लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस, ओके, is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, उस डेफिनेशन को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि बॉडी रेस्ट में यानी कि सॉरी चार्ज रेस्ट में यानी कि स्टेशनरी चार्जेस है। दूसरी बात की पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्जेस है, क्योंकि मैंने पहले लिमिटेशन लिखा दिया कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड ही होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। क्या समझ में आ गया? चलो आप सुनो, कुछ बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो। कूलम बताओ के का यूनिट कैसे लिख दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कैसे लिखे बताओ तो, बताओ एफ इक्वल टू क्या पड़े, बताओ एफ इक्वल टू क्या है, बताओ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहां से के को अकेला करो, के को अकेला करो, एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। अब बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ओके, के की यूनिट अब लिख रहा हूं मैं, के की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और नीचे का लिखो कूलम इंटू कूलम, कूलम क्या करता है, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर करता है, कूलम स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत किसी को? के को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या समझ आ गया? हम लोग जनरली कूलम कांस्टेंट से काम करेंगे। एक ही बात समझ आया, यूनिट लिख में आ गया, डायमेंशन अगर पूछ दिया तो क्या पूछ दिया, डायमेंशन। चलो ये यूनिट हो गई, क्या हो गई ये यूनिट हो गई के की, एसआई यूनिट बोल दो, एसआई यूनिट, कौन यूनिट, एसआई यूनिट। क्या हो गया? दूसरी बात पूरा लिखोगे, यहां से निकालने का तरीका सीखोगे। दूसरा डायमेंशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के मतलब दो, एक चीज बता देता हूं मैं, के अभी हम लोग के पढ़ रहे हैं कि कूलम कांस्टेंट है, तो कभी बोलो के लिखो कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट, ओके। लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं कि के एक और चीज आएगी फिजिक्स, अभी इसी चैप्टर में अभी आगे आएगी, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे आएगा। तो दोनों में के में फर्क तुमको समझना पड़ेगा, तभी कभी भी के नहीं पढ़ना, नाम पढ़ना उसका, क्या पढ़ना, तो के क्या यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी, कूलम कांस्टेंट, क्या नाम है इसका, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन खाली लिख देता हूँ के का डायमेंशन, ठीक है। के का डायमेंशन कैसे लिखोगे बता दो, फॉर्मूला बताओ, के का डायमेंशन लिखना है, के का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिख देता हूँ। फोर्स का बोलो, फोर्स का बोलो MLT-2, पता है, डिस्टेंस का बोलो L स्क्वायर, और कूलम का AT, चार्ज का क्या होता है AT का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? सब कुछ का आता है कि ना आता है डायमेंशन? किसी को डायमेंशन में प्रॉब्लम है? डायमेंशन में प्रॉब्लम तो मुझसे अलग से टाइम लोगे, पूरे फिजिक्स में अब तुमको 11th के 12th में डायमेंशन यूज होगा, और बोर्ड एग्जाम में भर भर के डायमेंशन का क्वेश्चन सब आता है, बता दिया मैं अभी, ओके। तब बताओ ML³ कर दें, T-2 कर दें, और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बताओ, T स्क्वायर हो गया, ऊपर -4 कर दे क्या, अरे T स्क्वायर है, नीचे से ऊपर जाएगा -2 और A पे स्क्वायर इधर लिखता हूँ, तो A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट। कोई दिक्कत? कैसे निकाले देखे, बोल दो अगर डाउट है तो, दोबारा मैं समझा देता हूँ। फोर्स का होता है ये देखो, ये फॉर्मूला देखो, फोर्स का ये फॉर्मूला लगा दो, कूलम कांस्टेंट का लगा ना, फोर्स का न्यूटन होता है MLT-2, फोर्स का याद होना चाहिए, दो कुछ का डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लो, फोर्स का होता है MLT-2, ये याद कर जरूर कर लेना, ओके। एनर्जी का या वर्क डन का, एनर्जी का या वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ओके, ML²T-2, ये 2-3 तो याद रखो, ये दो याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कैसे जाएगा? और स्पीड सबका तो पता होना चाहिए, ये बार बार इस्तेमाल पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, पूरे बोर्ड में काम आएगा। तो इसको आने यार, उसको ये ऑन क्यों है क्या, तो वो बल्ब बंद कर दो ना, भद्दा हो रहा है, ओके। चलो तो ठीक है, समझ आया बात को, तो MLT-2 ML²T-2 ये तुम्हारा फोर्स का एनर्जी का यूज होगा, बाकी तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फोर्स का क्या रखा बताता, फोर्स है ना फॉर्मूला में, फोर्स का रखा है MLT-2, और डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का लेंथ होता है, तो लेंथ का स्क्वायर कर दो, और कूलम का AT, तो 2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, कूलम मतलब कूलम क्या चार्ज है ना, अरे कूलम क्या है, चार्ज के साइन होती है ना, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है AT, या TA बोलो या AT बोलो, कैसे निकलता है AT, Q बराबर I बराबर क्या होता है, I बराबर QIT, I बराबर, तो Q बराबर क्या होता है IT, I क्या इलेक्ट्रिक करंट का A और टाइम का T, AT। कितना आसान है निकालना इसी को बार बार, बहुत इजी चीज है सब, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, तो मैंने AT का होल स्क्वायर कर दिया, A का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, और T स्क्वायर नीचे है -2, तो T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा, so this is the dimension -4, okay, this is the dimension formula of Coulomb constant। क्या चीज,
क्या कोई दिक्कत किसी को? जिसको अलग से उतारना है, जिसको नहीं आता डायमेंशन फॉर्मूला निकालना वो सीख लो। एक और चीज सुनो, अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, इसको मिटा दो, इधर वाला मिटा दो ना, ये लिख चुके थे कि पॉइंट चार्ज सब मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो कूलम कांस्टेंट से ये सब पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए पॉइंट सब छोड़े और पॉइंट सब। एग्जाम में कूलम कांस्टेंट कूलम लॉ पूछेगा अगर तुमको तो क्या करोगे? ओके चलो मैं भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, चिंता नहीं करो। ओके उसके बाद था ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और यहाँ क्या हो गया उसका SI यूनिट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके कूलम कांस्टेंट को यानी कि K को एक और चीज लिखा जाता है 1/4πε0। आपको ये सब कहा गया सर? हाँ एप्सिलॉन नॉट का चीज माने जितना K की वैल्यू होती है उतना ही 1/4πε0 की वैल्यू होती है। ओके समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सुनो अच्छा से, एप्सिलॉन नॉट जो लिखा गया तो इसको एप्सिलॉन नॉट कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लिख दो। ओके जो पसंद है तुमको। अब K की वैल्यू 1/4πε0 के बराबर होता है, इसलिए फॉर्मूला जो बनाए थे, क्या लिखे थे फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या लिखे थे? फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? यही वैल्यू होगा 9 × 10⁹ है ना, माने 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट चर्चा कर रहे हैं। 4 को तो जान रहे नंबर है, पाई कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट को तुम ना जान रहे हो तो क्या है बताता हूं, चिंता नहीं करो। ओके बट K का वैल्यू 1/4πε0 होता है, इसी की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके और उस आप फार्मूला में आप लोग K नहीं लिखेंगे, आप उस K के बदले में क्या लिखेंगे बताओ? 1/4πε0 Q1 बोलो Q1 Q2/r²। सो दिस इज आवर न्यू फॉर्मूला। ओके एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? ये क्या चीज है? अब इसको बोलते हैं, पढ़ो इसको 2-3 बार पढ़ो, नया चीज सब मिल रहा है। परमिटिविटी पढ़ो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो कहोगे फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ भाई? या तो एयर बोल दो, एयर भी चलेगा। फ्री स्पेस में वैक्यूम होता है। ओके वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस को तुम वैक्यूम कहोगे, लेकिन एयर में भी वैल्यू करीब करीब इतना ही रहता है, इसलिए हम लोग एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए तीनों के लिए क्या करते हैं? सेम रखते हैं। ठीक है अब कहोगे फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए हम लोग 1/4πε0 या K का वैल्यू कितना रखेंगे? 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट जो है, बताओ एप्सिलॉन नॉट किसके अपोजिट है? बताओ फोर्स के उल्टा है कि नहीं है? अरे फोर्स के उल्टा है कि नहीं है? या K के उल्टा है कि नहीं है? K का उल्टा है कि नहीं है? तो जो यूनिट K का था जस्ट उसका उल्टा होगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। जो यूनिट तुम्हारा डायमेंशन था इसका K का, उसकी उल्टी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। K से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन है? K से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन है? मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ ताकि तुमको इंपॉर्टेंट समझ में आए। बहुत VVI पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको घेर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको आगे डिटेल से भी पढ़ने वाले कि परमिटिविटी होता क्या है, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तो परमिटिविटी केवल फ्री स्पेस कवर है, अब किसी और मीडियम का फ्री परमिटिविटी भी होगा कुछ ना कुछ। ओके फिर किसी और, अब ये क्या बताएगा? सुनो क्योंकि अभी चार्ज को रखा गया कहाँ? चार्ज को कहाँ रखा गया था? फ्री स्पेस में। कहाँ रखा गया? माने फ्री स्पेस में, एयर में या वैक्यूम में। वैक्यूम और फ्री स्पेस सेम चीज होता है, लेकिन एयर में थोड़ा सा का फर्क होता है फ्री स्पेस से, इसलिए हम लोग एयर को ही बोल देते हैं फ्री स्पेस। क्लियर हो गया? माने वो वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं जो फ्री स्पेस में था ना, क्योंकि हमारा ज्यादातर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कहाँ होता है? एयर में। तो एयर फ्री स्पेस बराबर मान लेते हैं हम लोग। तो एप्सिलॉन नॉट क्या बताता जानते? फोर्स। ये फोर्स डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? किसी चार्ज को, अगर 2 चार्ज को हम एयर में रख दें और उसे 2 चार्ज को वाटर में रख दें, किसमें रख दें? तो फोर्स पे फर्क, मान लो कि तुमने कुछ दूरी पे इसी चार्ज को उठा करके, ये 2 चार्ज है, मान लो 2 पॉइंट चार्ज है, इस 2 चार्ज को तुमने एयर में रखा इतना ही दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, मान लो 1 मीटर की दूरी पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। मान लो कि फोर्स 80 लग रहा है, 80 न्यूटन। एयर में कितना लग रहा है? 80 न्यूटन। और इसी चीज को तुम जाकर के क्या बोलते हैं? इसी इतनी दूरी पे जाकर इसी चार्ज को जाकर के, इसी चार्ज को चेंज ना, चार्ज को चेंज करना है ना दूरी को चेंज करना है, इसी जाकर इसी चार्ज को तुम जाकर के पानी में रख दोगे। कितने रख दोगे? फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन हो जाएगा? फोर्स कितना गुना घट गया? 80 गुना। फोर्स को क्या कर दिया? वो काट के छोटा कर दिया। काट के छोटा कर दिया, तो ये काट के छोटा करने वाले गुण को ही बोलते हैं क्या? परमिटिविटी। परमिटिविटी का नाम में कितना अच्छा, देखो परमिटिविटी जो तुमको परमिशन दे कि आओ मेरे अंदर, हम तुमको काट के छोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? समझे बात क्या बोल रहे हैं? तो जिस मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो काट के उतना
छोटा कर देगा। अब बताओ पानी 80 गुना कम कर देता है, तो पानी का परमिटिविटी कम होगा कि पानी हवा का परमिटिविटी कम होगा? ज्यादा होगा। सॉरी, परमिटिविटी ज्यादा किसका होगा? पानी का, क्योंकि काट के ज्यादा छोटा कर दिया वो। तो जो जितना काट के जितना ज्यादा छोटा करेगा ना, वो उतना उसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी। तो जिसकी ज्यादा परमिटिविटी उसमें फोर्स उतना ही कम जाएगा, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम जाएगा, जिसकी परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी उसकी फोर्स उतना ही कम जाएगा। बोलो ना, बुलवा रहे हैं। बोलो, जिसकी परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी डिसाइड करेगा फोर्स के बारे में, नहीं फोर्स के बारे में बताता है, क्योंकि फोर्स यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कूलम्ब्स फोर्स है, ये डिपेंड करती है मीडियम पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है? और मीडियम, किसी मीडियम में फोर्स ज्यादा होगा, किसी मीडियम में फोर्स कम होगा। तो ये फोर्स को छोटा करने का जो गुण है, जैसे पानी को 80 मैंने काट के बहुत छोटा कर दिया, उससे भी ज्यादा छोटा कर देगा कोई और चीज, मान लो उससे भी कम करेगा। मान लो कि एक मीडियम ए है, एक मीडियम बी है, मान लो एक मीडियम ए है, एक मीडियम मैंने एक में रखा। सुनो रे लड़का, सुनो, एक में रखा तो उसमें फोर्स को काट करके, मैंने पहले 10 था तो 80 था, उसको काट करके 20 कर दिया। क्या कर दिया? एक मीडियम मैंने रखा, उसको 80 को बना दिया एक। तो बताओ, ए है बी है, मान लो इसका नाम ए, इसका नाम ए मीडियम है, इसका नाम क्या है? दो चार्ज को, ये है ये बी है, ओके। 80 दो चार्ज को पहले हवा में रखा हुआ, कहां रखा हुआ है? हवा में। दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ रहा होगा, उनके बीच में मान लो कि फोर्स 80 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? मान लो कि दोनों इस तरह रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी इस तरह की, दोनों के बीच का फोर्स कितना है? 80 न्यूटन है। अब उसको मैं क्या करूं, ये ए है ये बी है, ओके। अब मैंने उसी दो चार्ज को उठा करके उतनी ही दूरी पे, उसी दो चार्ज को उठा के उतनी ही दूरी पे मीडियम ए में रख दिया। किस में रख दिया? अब देखा कि इनके बीच का फोर्स घट करके 1 न्यूटन हो गया। कितना न्यूटन होगा? और अब मैंने क्या कि उसी दो चार्ज को उठा कर उतना ही दूरी पे इस मीडियम रखा। अब देखा कि 20 हो गया, 4 गुना घटा, इसमें 80 गुना घट गया, इसमें क्या समझा? 4 गुना घट गया, 20 बचा। कितना बचा? ज्यादा फोर्स को काट के छोटा ई मीडियम क्या, ई मीडियम क्या, ई क्या ज्यादा चढ़ गया, यानी कि इसकी परमिटिविटी, इसकी परमिटिविटी। तो मीडियम की ये परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। परमिटिविटी से ये डिसाइड होगा, परमिटिविटी के बारे में हम जान लेंगे तो ये डिसाइड होगा कि कौन कितना फोर्स को काट के छोटा करेगा। आप समझाया? नहीं समझाया? फोर्स को डिसाइड करेगा वो। जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, परमिटिविटी कम होगी फोर्स ज्यादा कम नहीं होगा। कम तो होना, लेकिन कम उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। चीनी कम है ना? क्या समझा गया? सो व्हाट इज परमिटिविटी? तो ये किसकी परमिटिविटी है? व्हाट हैपेंड ऑफ हियर? किसको? चलो ठीक है, ये समझ आया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या परमिटिविटी समझ आया? जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही उस मीडियम में कम जाएगा। इतना याद रखो, कहानी सुपर हिट है, समझ रखो। अभी एप्सिलॉन नॉट ऑफ फोर्स में इन्वर्सली रिलेशन है कि नहीं है? अभी एप्सिलॉन नॉट, एक सुनो, सुनो, चट्टा सुनो ना, कान पट्टा लाल कर देंगे। एप्सिलॉन खाली लिख देंगे, एप्सिलॉन कहीं पे लिख देंगे, एप्सिलॉन समझना परमिटिविटी। फिजिक्स में लिख देंगे तो क्या बोलोगे उसको? आपको सर मैथ में पढ़े थे। फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा 10 में से 8-9 बच्चा तक करीब इसी बात में कंफ्यूजन रहता है। सर कभी पी को पावर बोलते हैं, पी को कभी मोमेंटम बोलते हैं, कभी पी को कुछ बोलते थे, कभी पोटेंशियल, कभी कुछ। ये क्या ड्रामा है आपका? इसलिए बोले हम पी नहीं बोले थे, या हम बोलते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को कभी भी उसको एप्सिलॉन नॉट नहीं पढ़ो, उसका नाम पढ़ो। कहीं फिजिक्स में उसका कुछ और मीनिंग है, मैथमेटिक्स में उसका अगर एक ही सिंबल फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, मैथ में भी इस्तेमाल हो रहा है, केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, सबका मीनिंग क्या है? क्या है? क्या समझाया? लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट जो इस्तेमाल किया गया जीरो के फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं। अब फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, निर्वात, उसको शून्य भी बोलते हैं हिंदी में। शून्य क्या चीज? क्या समझा? तो परमिटिविटी का शुद्ध हिंदी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो हम बोल देंगे फटाक से, नहीं ठीक है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये शून्य की परमिटिविटी है। किसकी परमिटिविटी है? इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे? जीरो क्यों लिखा गया? फ्री स्पेस मतलब कुछ नहीं, तो उसको बोलते हैं जीरो, तो इसलिए लिखा गया। खाली एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो क्या बोलोगे? सिर्फ एप्सिलॉन लिख देंगे, एप्सिलॉन लिख देंगे तो इसका मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्या बोलोगे इसको?
कोई मीडियम, कोई पर्टिकुलर मीडियम है। अब यहाँ डब्ल्यू वाटर लिख देंगे तो क्या पढ़ो, पढ़ो तो क्या पढ़ोगे? परमिटिविटी ऑफ वाटर, समझा? फिर मैंने लिख दिया परमिटिविटी ऑफ, पढ़ो इसको, क्या पढ़ोगा? ऐसो क्या पढ़ोगा? परमिटिविटी ऑफ, जा बोलो जोर से, फ्री स्पेस, जीरो 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 से लगा दिया जाता है। क्या आर यू बुझेगा नॉट? सब फील भी आएगा, अभी फील भी करवाएंगे, नया नया टर्म्स आएगा, लेकिन इतना फील करवाएंगे, इतना फील करवाएंगे, तुम अपने अंदर फील बना लोगे। ओके, आप सुनो 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 ना मिस्टर, ये बहुत, इसका नाम बोलो क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्योंकि हमारा सारा काम जनरली कौन में होगा? दो चार्ज दे दिया, समझो कुछ नहीं दिया हुआ तो समझो कि तुम जो चार्ज रखा हुआ कहाँ रखा हुआ है? फ्री स्पेस रखा हुआ है, यानी एयर में रखा हुआ है। एयर भी मान लेते हैं फ्री स्पेस की तरह। ओके, वैक्यूम भी बोल सकते हो फ्री स्पेस को, क्या बोल सकते हो? भक्कुम, भक्कुम नड़े, वैक्यूम, वैक्यूम निर्वात बोलते हैं हिंदी में। ओके, वैक्यूम। अभी नहीं बोले कहो सर आप गलती लिख दिए सर, बुढ़े सर, मेरा स्पेलिंग सही है। अगर बोले तो कूद जाएंगे, काहे कि हम इस पर बहुत मेहनत किए हैं, काहे कि मुझसे हमेशा गलती होता है। नहीं, अब गलती नहीं होता। वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैक्यूम। हाँ सुनो ना, निर्वात। अब सुनो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, सुनो ना सुनो ना, 8 पॉइंट बोलो, 854 10 का पावर -12। ओके, इसका यूनिट क्या है? उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो सीखो। ओके, बोलो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उल्टा उल्टा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला। सॉरी कैसे लिख दिया सर, काबिल बनते हैं आप। ये वैल्यू है, आइए बताओ इसका वैल्यू बहुत कम क्यों है? क्योंकि के का उल्टा है कि नहीं है? के का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब कितना बच्चा का बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपने लिखा 9 × 10 बना, यार वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं है, कनपट्टा लाल कर देंगे। ये पूरा वैल्यू है, पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो के बराबर है, उसका वैल्यू 9 × 10 बराबर है। ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो एप्सिलॉन नॉट, अब तुम बताओ के पता है तुमको? के पता है? जल्दी बताओ। अब तुम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो? कैसे निकालो? तुम भी क्या कहोगे? तुम भी क्या कहोगे, क्या कहोगे? बताओ के का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट को इधर इधर ले आओ, थोड़ा थोड़ा फील आ गया होगा, मतलब इधर ले आओ ना। 1/4 पाई के है ना। चलो, अब किसी को दिक्कत? बोल दो अभी किसी को दिक्कत है तो, नहीं बोलो। के की वैल्यू तुमको पता है, 4 की वैल्यू भी पता है, पाई की वैल्यू भी। 4 पाई का मान बोलो, 22 लिख दे क्या? क्या आकाश कमाल करता है, कभी कभी आकाश बहुत काम का बात करता है। के का वैल्यू बोलो, न्यूटन बोलो मीटर स्क्वायर पर किलोम। कोई दिक्कत? मैं प्रूफ कर बता देता तुमको सर कैसे लिखिए वैल्यू। हाँ कर दो। अब बताओ 22 का 88, 88 नवा, 88 नवा बोलो ना। 88 नवा 880, 880 में 88 नवा ना, 88 नवा 880, 880 में काटो 8 दो 792। हाँ कर दिया हम 792। 10 का 9 उठा के ले जाओ पर, माइनस में पड़ जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस 9 कर दे। आकाश कमाल का बंदा है, कभी कभी तुम पे तुमको बहुत खुशी होती है। ये क्या कर दिए सर? जा, मजाक कर रहे हैं क्या? समझाया? 7000 कर दिया हम उसको। 10 का पावर 3 यहाँ बढ़ा है, 10 का पावर 3 यहाँ बढ़ा है, 10 का पावर 3 को 0 यहाँ बढ़ा दे, 3 को 0 9 3 12, ये फिर तुम 10 का पावर 3 लोगे तो 9 ही बचेगा ना। आपको कहा कर दी, काबिल बनते आप। अब भाग करो, ये आएगा 8.854 10 का पावर -12। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यह मैंने लिख दिया, मैंने प्रूफ कर दिया। अब कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। 3 0 यहाँ सॉरी कैसे कर दिए सब? अरे तुमको जानने से मतलब नहीं, हम डायरेक्टली चाहते थे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख देते, लेकिन हमने तुमको प्रूफ करके बताया ताकि तुमको कांसेप्ट क्लियर हो जाए, मजा आ जाए। क्लियर हो गया? तो 8.854 10 का पावर -12 ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा तुमको वैल्यू, ये इस्तेमाल नहीं हुआ। तुमको मैंने एक बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके लिए, किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए ये? फिर डिफरेंट मीडियम के लिए वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा, डिफरेंट होगा। आर यू बुझिंग नॉट? पूरा खुल्ला खुल्ला बोलो, क्या समझ आ गया? तो कितना वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ? तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की मैं लिख देता हूं। एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ोगे? परमिटिविटी ऑफ, तुम्हें दिल लगी, हाँ
भूल जानी पड़ेगी देखो, लेकिन इसको नहीं भूलना, काम का चीज है ये। 8.854 10 का -12 कूलम स्क्वायर पर मीटर पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट याद है ना, एग्जाम में जानते हो के का एसआई यूनिट कभी नहीं पूछा है, बहुत कम बार। के का डायमेंशन भी हर बार किसका पूछा है, बोलेगा फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ, या राइट द एसआई यूनिट ऑफ फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सीधे सीधे पूछा हुआ है। तो ये याद रखना पड़ेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तुमको इसको रटना भी मैं तरीका सिखाता हूँ, तो यूनिट कैसे लिखोगे, पहले इसको नोट कर लो, तो पहले नोट करो, तो यहाँ कहाँ से नोट करोगे, यहाँ से पूरा नोट करो, वीडियो पॉज करो, खत्म कर दे, अभी 10 मिनट और पढ़ेंगे। लिख चुके हो कि जी, तो ध्यान दो, अभी से चौकन्ना हो जाओ। कूलम कांस्टेंट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 9 × 10 9 होता है। कूलम कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी बोल देते हैं। समझाया परमिटिविटी का क्या मतलब, समझाया? परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जिससे ये पता चलता है कि वो कितना फोर्स को काट के छोटा कर दिया। ये याद रखना बात को, काट के छोटा कर देना, ये वाला जो गुण है ना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, काट के छोटा कर देने वाला गुण परमिटिविटी कहलाता है। कोई मीडियम ज्यादा काट के छोटा करता है, कोई मीडियम थोड़ा कम छोटा करता है, तो जो जितना ज्यादा करेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। आप समझ आया? तो इसके बारे में डिटेल से, परमिटिविटी के बारे में डिटेल से एक अगला लेक्चर में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। समझ बात को, आराम से पढ़ेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे, ऑब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ेंगे, उसके अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसी में चर्चा होगा, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। अब सुनो, मैंने ये एप्सिलॉन नॉट का 0 लिखने का क्या रीजन है, इसमें आया? 0 बोलते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस, हिंदी में शून्य बोलते हैं, निर्वात भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 10 का पावर -12। कैसे लिया मैंने तुमको प्रूफ करके बताया। 10 का ये इसकी यूनिट जो होती है वो के की जस्ट अपोजिट होती है। के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में कई बार, बोर्ड एग्जाम में ये उसकी यूनिट पूछी जा चुकी है। इसको मैं अब एक और तरीके से सिखाता हूँ, मिटा इसको क्या? चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मैं अगला पेज पे जा रहा हूँ। चलो नोट कर लेना पूरी बात को, एक एक बात को, क्योंकि सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाला है पूरा। सारे बच्चों का ध्यान नहीं होना चाहिए। अब तुमको मान लो कि तुमको यूनिट अगर पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताओ, तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। इस पर बोलेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी बोल दिया तो समझ जाना ओ कि यहाँ फॉर्मूला से निकालना। कूलम कांस्टेंट बोला था के, ठीक है, तो वो तुम्हारा। तो बताओ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ फोर्स एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकालो, क्या निकालोगे? ए बच्चा, एप्सिलॉन नॉट अकेला करो तो क्या होगा, बता तो। एप्सिलॉन नॉट अकेला करो तो करो, तो 1/4 पाई एफ कर दे, क्या एफ कर दे, क्या Q1 Q2 बाय। अब तुमको कितना बच्चा इसके यूनिट को ढा के रट देता है, रटने की जरूरत नहीं, तुम यहां पर से तुम एप्सिलॉन नॉट कभी भी तुमको फॉर्मूला अगर याद है ना, तो तुम आराम से परमिटिविटी किसी भी चीज का ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। अब बताइए, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट यानी प्योर नंबर का कोई यूनिट नहीं होती है, तो फोर्स का होता है यूनिट, बोले फोर्स का कूलम, कूलम स्क्वायर कर दे, कूलम कूलम। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, क्या हो गया? डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन लिख दो, डायमेंशन फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कूलम का क्या होता है? 80 का होल स्क्वायर कर दे, क्या रे लड़का? डायमेंशन पूछा हुआ इसका बहुत बार, ढंग से देखो, निकालना सीखो, अपने दिमाग में बोझ कम डालना, बोझ ज्यादा नहीं डालना, कम डालना। ये बोझ तभी कम रहेगा जब तुमको फॉर्मूला तरीका निकालने का आता रहेगा। तो डायमेंशन पूरे 12th की फिजिक्स में भी इतना तुम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ोगे, सबका डायमेंशन निकालना आना चाहिए, तो तभी आएगा जब तुम उसका तरीका सीख रहे होगा। रट्टोगे बैठ के तो बुक्का हो जाएगा, दिमाग से उड़ जाएगा। तरीका सीखो निकालने का, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, इसको बार बार बता रहा हूँ। आसान चीज है, सब कुछ भी नहीं है। 80 स्क्वायर कर दे, 80 का होल स्क्वायर, और न्यूटन फोर्स का बोलो, फोर्स का भी तुमको याद है, mLT-2, ये सबको याद होना चाहिए। फोर्स का तो डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ओके, mLT-2। और जिसको नहीं याद है, ये डायमेंशन नहीं है, पढ़े हो 11th में, बस मेरा एक वीडियो जाकर देख लो, सिर्फ एक वीडियो। ओके, लिखोगे डायमेंशन, ओके डायमेंशन उन्नति एहसान लिख दोगे, आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। इतना भी सर्च करने की जरूरत नहीं, पूरे चैनल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। कितना बचा कोई सर को मिल ही नहीं रहा सर, यार इतना भी नहीं ढूंढ सकते हो। हाँ, लिंक मंगवा लेना जा सर से। चलो मैं टेलीग्राम में डालूंगा। चलो देखो, फोर्स का बोलो, एल स्क्वायर कर दें, कर दे एल स्क्वायर। अब बताओ, ए का स्क्वायर कर रहा हूं मेरे को, पहले एम, मैं ऊपर लिख रहा हूं, एम पहले एम लिखते हैं, एम ऊपर, ये एम है ना, एम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम और कहीं जगह नहीं, एम ऊपर हो गया m-1, एल दो, एल 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 स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल क्यूब ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत? टी के बारे में बोलो, टी टी कितना? टी का पावर -2, टी स्क्वायर पर -2 ऊपर जाएगा तो +4, T4। और ए का पावर, ए कहाँ गया? ए का स्क्वायर, हमेशा ये बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, जस्ट के का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? के में तुमको यहाँ पे m का था +1 था,
देखो ना m+1 था, देखो ना l+3 था, t-4 था और a-2 था ना, हाँ t-4 ना था, k में देखो ना -4 था और a में -2 था, k का डायमेंशन देखो ना, डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर हो गया, बस इसका उल्टा आ गया। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन शॉर्ट टाइप में कभी अभी पूछ देता है कि राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया, या परमिटिविटी फ्री स्पेस का बोले, किसी भी मीडियम का बोलेगा ऐसा ही नोट सेम रहेगा और पर ये डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहेगा। चलो नोट करो इसको अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। कुछ और बात बताता है, ये हो गया ना, बैठे रहो बस। अब हम थोड़ा सा मतलब बताएंगे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का F इज डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल दो का पड़ता है, फॉर्मूला का पड़ता है 1/4 पाई। अब हम ये लिखेंगे, k भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, या तो तुम k यहां पर या तो k लिख दो, क्या लिख दो बच्चा, q1 q2 बाय r स्क्वायर, या तो ये फॉर्मूला लिखो या ये बोलो ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये ना पढ़े मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फोर्स का कैसे डायरेक्शन भी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म रहता है, इसे हम भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, कल पढ़ने वाले हैं। पहले एक चीज देखो, जो चाहे ग्रेविटेशन पढ़ के आता है चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, समझ में, लेकिन चिंता नहीं करो, हम कहीं पूरा एक एक करके बात समझा रहे हैं। अब फोर्स बताओ, r के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोलते हैं। अब सर स्क्वायर ही क्यों हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये समझ में आया, जैसे मैंने वहां बताया था वही बात यहां भी बताऊंगा। ओके, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला गया, माने कि इसको बोलते हैं वर्ग व्युत्कर्ण नियम। कौन सी बोलते हैं, वर्ग व्युत्कर्ण नियम। वर्ग व्युत्कर्ण का मतलब होता है कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है, डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ता है। लेकिन स्क्वायर क्यों आ गया सर, तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, जैसे मान लो कि मैंने क्या लिखा, यहाँ डिस्टेंस ले लिया, यहाँ फोर्स ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैंने, फोर्स। सुनना, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि फोर्स स्टार्टिंग में मैं रख रहा हूँ, डिस्टेंस रख रहा हूँ, मान लो कितना रखें, 10 रख दूं, 10 मीटर। तो फोर्स था तुम्हारा 8, कितना ले, फोर्स था तुम्हारा 24, कितना था 24 या 28, कितना ले लें 36, चलो क्लियर है, 36 ले लेता हूँ, क्लियर हो गया। जब 10 मीटर था दूरी तो फोर्स कितना था, जब 10 मीटर दूरी था फोर्स कितना था, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, 36 न्यूटन, 36 न्यूटन। अब स्क्वायर का मतलब मान लो, ऑप्शन बच्चा, सारे बच्चा ध्यान ये होना चाहिए, जब फोर्स मैं दूरी को क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, दूरी को क्या करता हूँ, तो ये बात बताओ, फोर्स दूरी बढ़ाया कि घटाया, दूरी बढ़ाया। जब दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा, फोर्स घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, कोई बच्चा बोले 36 से 18 कर दीजिए सर, जब ये दुगुना की तो आधा कर, नहीं, दुगुना बढ़ाने से आधा होता है ना, तो उसमें पावर 1 आता, कितना पावर आता है यहाँ पे, पावर, ये पावर 2 है, कितना है, तो चरगुना, 2 का दुगुना, दूरी दुगुना बढ़ाए ना, तो 2 का स्क्वायर करो 4, 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 4 से काटो 9 जगह, फोर्स कितना हो जाएगा 9 न्यूटन, 4 गुना घट गया, 4 टाइम्स हो गया। क्या समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी को तुम दुगुना बढ़ाए तो दूरी दुगुना बढ़ा, दूरी को डिस्टेंस को तुमने डबल कर दिया तो फोर्स तुम्हारा 1/4 टाइम्स हो गया, 1/4 गुना हो गया। क्या समझ रहा है, बहुत इजी। अब क्या करता हूं, दूरी को आधा करता हूं, दूरी को 10 से क्या कर दो 5, 10 से, यहां से स्टार्टिंग से देखना सब हमेशा, इससे नहीं देखना, यहां से 10 को मैंने दूरी को क्या कर दिया, आधा घटा करके, दूरी को घटा कर कम कर दिया। जब तुम डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन कितना गुना बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 करो, 1/2 का स्क्वायर 4 पलट जाएगा, 1/2 रखो यहाँ पे, 1/2 रखो, 1/2 को उल्टा करो, 1/2 का स्क्वायर 1/2, 1/4 को उल्टा कर दो 4 हो जाएगा। अरे ये 1/r स्क्वायर है ना, 1/2 का होल स्क्वायर लिखो, क्या हो जाएगा 1/4 पलट दो, 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना बढ़ जाएगा फोर्स, फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ा, लेकिन 4 गुना कितना हो जाएगा, 36 चौका 144 न्यूटन हो गया। अभी भी समझ नहीं आया, स्क्वायर का मतलब समझा। अब जैसे मान लो आपको उस कैसे समझाया, एक्सपेरिमेंट से पता चला, इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ। कौन लॉ, मैं लिख देता हूं, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ याद रखना, जैसे ग्रेविटेशन लॉ क्या था, एक्सपेरिमेंटल लॉ था, ये भी कौन लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ, याद ना, कूलम्ब्स लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ, ये प्रायोगिक नियम है, एक तरह का प्रयोग पर आधारित नियम है। कैसे में आया, सुनो सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर फोर्स को, दूरी को मैं 3 गुना कर देता हूँ, 3 गुना बढ़ा देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 10 से कितना कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो डिस्टेंस को 10 से 30 कर दिया, तो ये फोर्स घटेगा, क्योंकि तुम दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स घटेगा, लेकिन फोर्स कितना घटेगा जानते हो, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, 3 गुना बढ़ा दिया ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/9 टाइम्स हो जाएगा, तो 9 से भाग करो इसको 4,
अभी भी नहीं समझाया? समझाया? अरे समझी, अरे समझी नहीं समझा रहा है? क्या हुआ जो समझ में नहीं आया? हम क्या करें? एक बार और चलो, पहले बेंच में से हाथ रहो अथवा तुम जोश में आ जाओ। देखो एकदम मैं बताता हूँ, डेली तुम नारियल पानी पिया करो, तब एनर्जी आएगा। पानी की कमी तुम्हारे शरीर में नहीं होगा। मजाक नहीं, सीरियस। हम हमेशा बोलते थे बच्चे लोग ही झुट्टो का, मजाक नहीं करते, सीरियसली बोलते हैं। मैंने क्या कर दिया? सुनो, मैं ये बोल रहा हूं कि पहले बताओ, फोर्स को, दूरी को बढ़ाने से, दूरी को तुम बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? फोर्स घटेगा। दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। अगर मान लो कि मैंने फोर्स, सुना अच्छा से, इसी बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसी को? हाँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो वो फोर्स, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, बल है, वो बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तो है कि दूरी घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा और दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, ये तो तय है। लेकिन स्क्वायर ही क्यों आया सर? 1/r भी तो लिख सकते थे हम, 1/r भी तो लिख सकते थे, पावर 1 भी तो लिख सकते थे। ये तब लिखते जब मैंने दूरी को, ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट करता मैं 10, मैंने दूरी को दुगना बढ़ा दिया, अरे दूरी को 10 से 20 कर दिया, तो फोर्स को घटना है तो घटा दो। लेकिन अगर ये 36 से 18 हो जाता, कितना हो जाता? 18 होता, तो हम कहते कि दूर दुगना बढ़ाए तो आधा हो गया, दुगना बढ़ाए तो पावर कितना होता है यहाँ पे? 1 होता। लेकिन ऐसा नहीं था, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये 9 था, फोर्स कितना हो गया? 9। कितना गुना घट गया ये? 36 में कितना से भाग करोगे? 4 से भाग करो, तभी तो तुम्हारे 4 से भाग के 4 से भाग हुआ, यानी कि 2 के स्क्वायर में घटा। ये दुगुना बढ़ाए तो ये 4 गुना घट गया, 4 गुना कम हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया। अब समझिए स्क्वायर क्यों आया? तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये अपने मन से स्क्वायर नहीं, साइंटिस्ट को दिमाग में आया, सपना रात को देख लिया था, ओके, अब पागल था वो, सपना आया, उसको नीचे लिख दिया, नीचे आकर सुबह में उठा लिख दिया F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ऐसा नहीं होता है, ये सब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। कैसे आया? दैट्स व्हाई कूलम्ब्स लॉ इज अ एक्सपेरिमेंटल लॉ। ओके, पॉइंट समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब जैसे मान लो मैंने दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया, कितना कर दिया? यहां से देखो, हमेशा यहां से देखना, 3 गुना 10 था 30, 3 गुना बढ़ाया, 3 गुना रखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 1/9 टाइम्स घटेगा, फोर्स तो घटेगा, तुमने दूरी को बढ़ा दिया, तो 3 का स्क्वायर 30 नहीं रखोगे, 3 गुना बढ़ाया तो 3 का स्क्वायर, 3 गुना स्क्वायर 1/9। अब पहले कितना? 36, तो 9 से भाग करो, 36 कितना होगा? 4 गुना हो गया, फोर्स अब 4 न्यूटन बच गया, 36 से 4 पे आ गया। आप समझाया? नहीं समझाया अभी भी? क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट से मैंने समझाया कि जो तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, जरूर लिख लेना, तुमको ज्यादा क्लियर होगा। कैसे समझ रहा है? टाल लो इसको, ज्यादा एक्सपेरिमेंट है तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पता चला है कि फोर्स बढ़ता है तो, सॉरी उल्टा लिख दो, दूरी बढ़ता है, बोलो दूरी बढ़ता है तो फोर्स घटता है, और दूरी अगर घटता है तो फोर्स बढ़ता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर के इन्वर्सली लिख दो इसको। चलो हाँ, वीडियो इस पर हाँ पॉज कर दो, हो गया, दैट्स ऑल, खत्म, कैंसिल।